नमस्कार। आज अपना जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पेमेंट इंटरफेस और इसका मोड, कैसे अपने ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और कैसे इसको यूज लेते हैं। क्योंकि अपने एट प्रेजेंट अगर वर्तमान में देखें तो अपने क्या है, रेगुलर अपने ऑनलाइन पेमेंट के टच में रहते हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से अपने ऑनलाइन पेमेंटों के मोड में टच में है, चाहे खुद के मोबाइल से हो या किसी अदर के, या फिर अपने कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो भी अपने ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, मतलब डिजिटल पेमेंट का यूज कर रहे हैं। अब डिजिटल पेमेंट के अंदर जो है सबसे पहले आता है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग, अब ऑनलाइन बैंकिंग क्या चीज है? ऑनलाइन बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल जो अपना इंस्टीट्यूशन कस्टमर्स को वेबसाइट के द्वारा ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने को बिना बिना जोखिम के, मतलब बिना किसी भी प्रकार के नुकसान होने से बचा के अपने को क्या देता है, एक वर्चुअल पेमेंट इंटरफेस अपने को उपलब्ध करवाता है, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे अपने क्या कह सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग। अब बैंकिंग जो है अपने दो तरह से चलती है। एक तो चलती है अपने नॉर्मली ऑनलाइन, जिसे अपने वर्चुअल बैंकिंग बोल देते हैं। एक बोलते हैं प्राइवेट बैंकिंग, जिसे अपने बैंक में जाके अपने यूज में लेते हैं। बैंक में जाके यूज लेने का मतलब अपने बैंक के अंदर खुद प्रेजेंट होके अपना बैंकिंग सर्विसेज को यूज में लेते हैं। और एक घर बैठे अपने ऑनलाइन, जिसे अपने बोल देते हैं नेट बैंकिंग या ई बैंकिंग, और वर्चुअल बैंकिंग भी इसे बोला जाता है। अब इंटरनेट बैंकिंग के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट बैंकिंग के लिए अपने पास यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए। मतलब इसके अंदर अपने जब तक अपने पास यूजर के पास आईडी पासवर्ड नहीं होगा तब तक वो अपना इंटरनेट बैंकिंग को यूज में नहीं ले पाएगा। अब बारी आती है ये इंटरनेट आईडी पासवर्ड क्या कहां से मिलेगा? इंटरनेट आईडी पासवर्ड जो है अपना बैंकिंग सर्विसेज के अंदर आता है। ये अपने को बैंक में जाके अपने अकाउंट पर अपने को लेना पड़ता है, मतलब अपने को इशू करवाना पड़ता है, जिसके अंदर हमें क्या है, बैंक के अंदर एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। अगर पहले से अपने अकाउंट होल्डर हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसे फिल करना पड़ेगा, और अपने को क्या मिल सकती है उसके बदले, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज, जिसमें अपने को एक आईडी पासवर्ड बैंक अपने को प्रोवाइड करवाएगा और अपने ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विसेज को काम में ले पाएंगे। अब बारी आती है जब अपने ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तब उसके बाद क्या होता है, अपने पास क्या आएगा, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड अपने पास आता है, ताकि अपने पेमेंट को सिक्योर रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। वन टाइम पासवर्ड ओटीपी, मतलब जिस नंबर पे अपना
अपना बैंक के अकाउंट में जो नंबर रजिस्टर्ड होता है उस पर अपने क्या आता है, ओटीपी आता है। और जब तक अपने ओटीपी वेरीफाइड नहीं कर देते तब तक वो अपनी पेमेंट पूर्ण नहीं होती, मतलब सक्सेसफुल नहीं होती। अब बारी आती है कि ऑनलाइन बैंकिंग के बेनिफिट्स क्या रहेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग के बेनिफिट्स जो है, एक तो ये बेनिफिट रहता है कि इसे अपने 24 आवर्स यूज कर सकते हैं, मतलब 24 घंटे अपने यूज में ले सकते हैं। और इसमें अपना कॉस्ट, ट्रांजैक्शन पे जो है कॉस्ट जो है वो काफी न के बराबर रहता है। और इसके बाद आता है अपना सिक्योर रहती है, सुरक्षित, क्योंकि इसके अंदर फ्रॉडिंग के चांसेस नहीं होते। और तुरंत ही, मतलब कुछ ही सेकंडों में अपने एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या अपने कर सकते हैं। हाँ जी विभूति, आपने हैंड रेस की है, बताएं क्या पूछ रहे हैं। अच्छा वैसे ही किया था क्या, ये हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। अब बारी आती है अपना घर बैठे यूटिलिटी सर्विसेज का अपने लाभ ले सकते हैं। घर बैठे यूटिलिटी सर्विसेज का लाभ लेने से मतलब है कि अपने घर बैठे अपने ऑनलाइन फॉर्म की फी या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, इंश्योरेंस पॉलिसी पे, मतलब अपने अलग अलग जो सर्विसेज जो अपने दैनिक अपने को पेमेंट करनी होती है उसको अपने घर बैठे ही अपने कर सकते हैं। अब बारी आती है अपना ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जो है अकाउंट को कैसे अपने लेंगे या उसको ओपन करने की प्रोसेस क्या रहती है। भाई अपने को ये तो पता लग गया, ये अपने को नेट बैंकिंग अकाउंट पर मिलेगी, लेकिन अकाउंट अगर अपने पास नहीं है तो अपने क्या प्रोसेस करें कि अपना अकाउंट ओपन हो जाए। तो अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अकाउंट कितने टाइप के ओपन होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कर्सर है जो, वैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अकाउंट जो है अपना सेविंग अकाउंट, अपना जो है सेविंग अकाउंट, और दूसरा आता है करंट अकाउंट, और तीसरा आता है रिक्यूरिंग अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट अपने होते हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या है। पहला आता है वही अपना सेविंग अकाउंट, जो कि अपना सेविंग अकाउंट होता है बचत खाता, जो कि अपने दैनिक थोड़े थोड़े रुपए करके क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। और अपने को कुछ समय बाद या थोड़े समय बाद अपने जब भी अपने को जरूरत हो तब अपने बैंक में से दोबारा रुपए वो निकाल सकते हैं। मतलब मंथली अपने थोड़ी जो पॉकेट मनी, एज ए पॉकेट मनी जो सेविंग करते हैं उसे अपने बैंक में सेव कर सकते हैं, उसे बोला जाता है सेविंग अकाउंट। एक आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब है कि अपने ये किस लिए यूज किया जाता है, बिजनेस के पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जो कि अपना जब अपने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ही ज्यादा हो रोजाना के, और अपना बिजनेस के अंदर अब जब अपने को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शंस या पेमेंट जो अपने को मोड अपने को बहुत ही ज्यादा यूज में लेना है, तब अपने क्या यूज लिया जाता है, व्यापारिक खाता काम में लिया जाता है, करंट अकाउंट काम में लिया जाता है। ये तो हो गया बिजनेस पर्पज के लिए या स्कूल के लिए, ट्रस्टी के लिए। अब थर्ड आता है रिक्यूरिंग अकाउंट, जिसे बोला जाता है अपने आवर्ती खाता हिंदी के अंदर। अब रिक्यूरिंग अकाउंट क्या होता है, अपने मंथली या क्वार्टरली अपने क्या करते हैं, उस अकाउंट में फिक्स अमाउंट जमा करवाते हैं। जैसे अपने मंथली 500 रुपए कर लिया अभी जमा कराने, वो भी
लंबे समय के लिए 2 साल 3 साल के लिए, जैसे अपना पोस्ट ऑफिस का खाता होता है उस टाइप का, तो वो चीज क्या है, उसे क्या बोलते हैं, रिकरिंग अकाउंट बोला जाता है। मतलब एक इंटरवल के बाद एक फिक्स अमाउंट आपका जमा करवाना होगा या करवाते हैं अपने बैंक में। और इसी तरह एक रिकरिंग के अंदर एक आता है एफडी अकाउंट, जो कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोला जाता है, जिसे लंबे समय के लिए एक मुश्त, मतलब ए वन टाइम पेमेंट करनी होती है, बैंक में डिपॉजिट करवाना होता है, उसे बोला जाता है एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये थे अकाउंट के टाइप। अब बारी आती है अपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए। सबसे पहले अपने ये आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब आधार अपने को चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए, फोटो, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ। इसकी सहायता से अपना अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अगर अपना करंट अकाउंट है तो बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी अपने को साथ में अटैच करने होते हैं। जैसे अपना हो गया फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर, तो इस टाइप के अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं जब अपने को करंट अकाउंट ओपन करना हो। तो सेविंग अकाउंट में नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ, इसमें से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अब अकाउंट जब ओपन करवाते हैं तब अपने क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ बेनिफिट्स अपने को मिलते हैं या सुविधाएं मिलती हैं। वो क्या है, इसके अंदर अपने को मिलता है, एक तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स की जानकारी, मतलब स्टेटमेंट, अपने अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं उसकी जांच कर सकते हैं, डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और अभी जो मैंने बताया आपको इन्वेस्टमेंट या फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। यूटिलिटी सर्विसेज, मोबाइल बिल का और क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट कर सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या चीज है और कैसे अपने को मिलेगा, जैसे अगला ही टॉपिक है इसमें, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, चेकबुक, चेक पेमेंट को रोकना, मतलब आपने किसी को चेक दे दिया लेकिन उसको पेमेंट को क्या करना चाहते हैं, एक बार होल्ड करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करवाना, ये सारी सुविधाएं आपको बैंक अपने को प्रोवाइड करवाता है। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है, ये चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। हालांकि बैंक ही अपने को दोनों प्रोवाइड करवाता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो है अपना अपने द्वारा, मतलब जो यूजर है या बैंक अकाउंट होल्डर है उसके द्वारा डिपॉजिट करवाई गई अमाउंट का ही यूज करने के लिए अपने को क्या देता है एक बैंक, एक एक एटीएम कार्ड कह सकते हैं उसे, वो अपने को उपलब्ध करवाता है, जिसकी सहायता से अपने डिपॉजिटेड पेमेंट को यूज कर सकते हैं। मतलब जितना अमाउंट अपना बैंक में जमा है उतने को ही यूज में ले सकते हैं। जबकि क्रेडिट कार्ड क्या है, बैंक अपने को अपने रॉयल्टी रॉयल्टी के बेस पे, अपनी साख कह सकते हैं हिंदी में, रॉयल्टी के बेस पे अपने को क्या उपलब्ध करवाता है, क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाता है। हालांकि देखने में ये एटीएम कार्ड की जैसे ही होता है, लेकिन ये डिजिटल पेमेंट करने के लिए अपने को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है। उसके अंदर क्या बेनिफिट है, आप बैंक में डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा, मतलब जिस लिमिट का आपको क्रेडिट कार्ड बना के दिया गया है उतना पेमेंट आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या आपको 50,000 या 60,000 आपको क्या दे दी जाएगी, एक लिमिट बना के दे दी जाएगी, और उसको आप यूज कर सकते हैं। अब ये आपके अकाउंट में रुपए जमा ना हो तो भी।
लेकिन इसका एक वैलिडेशन रहता है, मतलब टाइमिंग रहता है कि आप इतने दिन बाद उस पेमेंट को दोबारा बैंक में डिपॉजिट भी करवाएंगे, तो ये आप उसे लंबे समय यूज कर पाएंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। अब बारी आती है आपका जन धन खाता। ये अपना अकाउंट का ही टाइप है, ये अपने 2014 में ओपन हुए थे। पी प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा ये यूज स्टार्टिंग करवाई गई थी ये योजना। प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट्स की योजना स्टार्ट हुई थी 2014 में, 2014 में, जिसे अपने जीरो बैलेंस अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। इस अकाउंट के अंदर अपने जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाए गए थे, जिसके अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज, सेविंग, डिपॉजिट, इंश्योरेंस, पेंशन आदि चीजों को अफोर्डेबल मैनेज तरीके से उन्हें पहुंचाया जा सके या उसे सुविधा दी जा सके आम आदमी को, तब ये जीरो बैलेंस अकाउंट सिस्टम स्टार्टिंग की गई थी। हालांकि इसके अंदर अपना जो है अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस सेम ही रहेगा। ये जो मेन स्टार्ट किया गया था नरेगा कर्मी या ये जो लेबर वर्क है जो कि अपने अकाउंट के अंदर एक्स्ट्रा रुपीज जो मिनिमम बैलेंस है वो नहीं रख पाते, उनके लिए ये शुरुआत किया गया था और उनको उनकी सैलरी या उनका जो भी पेंशन है या उसकी सब्सिडी है उसको घर घर पहुंचाने के लिए अकाउंट्स ओपन करवाए गए थे। इसे नाम दिया गया था जनधन खाता। और इसी तरह अपना स्टार्ट हुआ था भामाशाह अकाउंट, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 2008 में। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ सीधा लाभ हस्तांतरण, लेकिन वैसे इसको इंग्लिश में अपने डीबीटी बोल देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो कि गवर्नमेंट की नॉन कैश पेमेंट और उनका जो सर्विसेज थी, बेनिफिट्स थे, उनको डोर टू डोर, एंड टू एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म एक तैयार किया गया, जिसे नाम दिया गया भामाशाह अनेबल्ड बैंक अकाउंट। मतलब इसमें क्या है, इसका मेन मोटो क्या रहा? मोटो ये था कि पहले क्या था, अपने अकाउंट किसी के थे नहीं, तो अपने बीच में ठेकेदार या जो भी मैनेजर थे वो क्या करते थे, आधा रुपया ही लोगों को बांटते थे और आधा खुद यूज कर लेते थे। लेकिन अब क्या कर दिया यार, भामाशाह अनेबल्ड अकाउंट ऑन करके डायरेक्ट लाभ, मतलब जो इसका बेनिफिट्स है, फैमिली को एंड टू एंड सर्विस देने के लिए इसे तैयार किया गया है, ताकि जो भी प्रॉफिट गवर्नमेंट देती है कस्टमर के डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉजिट हो। अब इसके अंदर अपने बायोमेट्रिक सिस्टम से इसका उपयोग होता है ताकि इसका कोई दुरुपयोग ना हो, और इसका जो मेन एडमिन है, एडमिन मतलब मुखिया कह सकते हैं, मुख्य, उसे महिला को बनाया जाता है, मतलब महिला प्रधान होती है इसके अंदर। अपने कोर बैंकिंग, अपने भामाशाह अनेबल्ड अकाउंट के अंदर इसका जो सर्विसेज मिलती है उसका जो मेन प्रबंधक होता है। अब भामाशाह अकाउंट जो है, वैसे वर्तमान के अंदर इसका नाम जनधन आधार बना दिया गया है, और अपने बुक लेवल पे चले तो भामाशाह ही चलेगा एक बार तो, लेकिन इसे वर्तमान के अंदर इसका नाम बदल के जन आधार बना दिया गया है। इसे अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बनाया जा सकता है और अपडेट भी करवाया जा सकता है। ये तो थी इसकी अपने बेसिक जानकारी, भी अपना अकाउंट्स कैसे ओपन करते हैं और किस किस टाइप के होंगे। अब जो बारी है
वो है डिजिटल पेमेंट के मोड, कह सकते हैं मेथड्स। ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट के क्या क्या तरीके हैं और उसे अपने कैसे कर पाएंगे। अभी एक चीज मैं थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिजिटल पेमेंट कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। इसके वीडियो मैंने बनाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वो आपको लिंक डालूंगा, उसे आप जरूर देख लेना। अगर किसी को पेमेंट करने में दिक्कत होती है या उसे पेमेंट करनी नहीं आती, तो अच्छे से वो सीख सकता है उसे वीडियो को देख के। हालांकि मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी मैं आपको क्लास में, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली पेमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में बताया गया है। अब बारी आती है अपना डिजिटल पेमेंट के मोड। डिजिटल पेमेंट के मोड में आ जाता है अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट। इन तरीकों से अपने क्या कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अब ये सारे क्या है, ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा अपने को उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा एक नीचे दिया हुआ है पोस मशीन, इसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे, अभी रीड करेंगे। ये पोस मशीन जिसे बोल दिया जाता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। पॉइंट ऑफ सेल मशीन इसे बोला जाता है। अब बारी आती है क्रेडिट कार्ड। हालांकि अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। अभी क्रेडिट कार्ड क्या है, बैंक द्वारा अपने को या यूजर को एक कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है, उसकी अपने रॉयल्टी के बेस पे, कस्टमर की रॉयल्टी के बेस पे उसे कार्ड दिया जाता है। वो बैंक से अपनी जमा पूंजी, मतलब जो उसके द्वारा डिपॉजिट करवाया गया है पेमेंट, उससे भी ज्यादा पेमेंट को यूज कर सके डिजिटली रूप में। कैश पेमेंट इसमें यूज करने पे नहीं देती, ये अपने को डिजिटल पेमेंट करने के लिए ये उपलब्ध करवाया जाता है। डिजिटल पेमेंट करनी हो या कोई भी पेमेंट करनी हो, जैसे ही अपने पेमेंट पे क्लिक करते हैं तब अपने पास इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने आ जाती है, जो कि अपने इसमें क्या सिलेक्ट करना होता है, पेमेंट का मोड, भी पेमेंट किस तरीके से अपने को करनी है। यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आपको क्या दिखाया गया है, क्रेडिट कार्ड दिखाया गया है। क्रेडिट कार्ड जैसे ही अपने सिलेक्ट करते हैं तो नीचे अपने को क्या करना पड़ता है, फिर अपने को कार्ड होल्डर नेम और कार्ड नंबर एंटर करना होता है। कार्ड होल्डर नेम और अपने कार्ड नंबर एंटर करना होता है, और उसके बाद अपने को करना होता है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट करनी होती है एंटर। फिर अपने को क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अपने मोबाइल पे क्या जाता है, एक मैसेज जाता है, और अपने ओटीपी जैसे ही कंफर्म करेंगे तो अपना पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। तो पेमेंट करने से पहले अपने को एड्रेस पर, जो अपने को कल अपने आपको मैंने बताया था एड्रेस इंटरनेट का, वो अपने को चेक करना चाहिए कि उसके अंदर HTTPS शो हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि अपने को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या पर्सनल डिटेल्स अपने को उसी वेबसाइट में शेयर करनी चाहिए जिसमें HTTPS शो हो रहा हो। बाकी के अपने साइट्स पे पर्सनल डिटेल शेयर करने से बचना चाहिए। डेबिट कार्ड में भी यही प्रोसेस रहेगा जो भी आपको मैंने बताया है अपना।
क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के अंदर, हाँ, इसके अंदर एक आता है CVV नंबर, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो कि अपना एटीएम कार्ड या एटीएम कार्ड जिसे डेबिट कार्ड बोल देते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड, उसकी बैक साइड जो व्हाइट पट्टी होती है या व्हाइट स्ट्रिप लगी होती है, उसके ऊपर लास्ट के 3 डिजिट क्या होते हैं? CVV नंबर, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो कि अपने को पेमेंट करते समय एंटर करने होते हैं। अब आपको डेबिट कार्ड की स्क्रीन शो हो रही होगी, जिसके अंदर आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर करनी होती है। सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड का टाइप सिलेक्ट करना होता है कि किस टाइप का आपका डेबिट कार्ड है। तो डेबिट कार्ड भी कई तरह के आते हैं, मास्टर, वीजा, रुपी कार्ड, तो ये अलग अलग होते हैं। इनमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपके पास कौन सी कार्ड है। अब इसके अंदर अपने को डिटेल एंटर करने के बाद अपने को सेम प्रोसेस रहेगा क्रेडिट कार्ड वाला। अपने को OTP एंटर करना होगा और OTP एंटर करने के बाद अपने पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। अब बात आती है रुपी कार्ड। अभी मैंने आपको मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड दिया, वैसे ही एक रुपी कार्ड होता है जो डेबिट कार्ड का ही एक प्रकार है, लेकिन इसे क्या है, भारत में बनाया गया है NPCI द्वारा। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा लॉन्च किया गया डेबिट कार्ड है, जो कि भारत द्वारा बनाया गया है या भारत निर्मित डेबिट कार्ड कौन सा है? वो है रुपी कार्ड। हालांकि पेमेंट मोड सेम रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अब जो अपना ले रहे हैं पोस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, माइक्रो ATM बोल दिया जाता है इसे। जब अपने मार्केट में जाते हैं किसी शॉप पे या नॉर्मल शॉप्स, बड़ी जो मॉल है, मेगा मार्ट्स हैं, उनके अंदर अपने जाते हैं, या अच्छे मर्चेंट अकाउंट हैं जिनके दैनिक पेमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या रखते हैं, पोस्ट मशीन अपने शॉप पे रखते हैं या अपने मॉल में रखते हैं या पेट्रोल पंप पे अपने को ये मिल जाती है। इसके अंदर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अपने पेमेंट कर सकते हैं बाय स्वैपिंग, मतलब अपना कार्ड इस मशीन में लगा के अपना पेमेंट किया जा सकता है डिजिटली फॉर्मेट के अंदर। और अब बारी आती है मोबाइल पेमेंट। अब इसके अंदर अपने मोबाइल पेमेंट के अंदर जो है अपना, अपने मोबाइल पेमेंट को और क्या बोलते हैं, मोबाइल बैंकिंग भी बोल दिया जाता है। मोबाइल द्वारा जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं उसे मोबाइल बैंकिंग भी बोल दिया जाता है। इसके अंदर UPI, भीम, USSD, AEPS, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की सहायता से अपने पेमेंट करते हैं या कर सकते हैं। सबसे पहला आता है मोबाइल डिजिटल वर्ड्स। अब इसके अंदर अपने क्या कर सकते हैं, अलग अलग ऐप यूज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप लगभग सभी स्टूडेंट्स या लगभग सभी यूज कर रहे हैं आज की तारीख में। अब मोबाइल ऐप्स कई तरह की है, ये अपने को पेपर में कई बार इनका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। इनमें से
मोबाइल पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, या मोबाइल पेमेंट की ये ऐप नहीं है। तो इसके अंदर कौन कौन सी है? पेटीएम, एसबीआई बडी, फ्री चार्ज, मोबिल विंक, फोन पे, ऑक्सीजन, एम रुपीज, पे यू मनी, एयरटेल मनी, जियो मनी, वोडाफोन एम पैसा, एक्सेस बैंक टाइम लाइव, आईसीएस पॉकेट्स, स्पीड पे। तो मतलब बहुत सारी हैं प्लेटफॉर्म है, फोन पे है, गूगल पे है, मतलब काफी सारे अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसकी सहायता से अपने मोबाइल में कोई भी एक या एक से ज्यादा जरूरत के हिसाब से अपने एप्लीकेशन रख सकते हैं और अपने पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक शब्द आता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का पूरा नाम आ जाता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्विक रेस्पॉन्स कोड बोला जाता है। अब अपने इनमें से जो अभी आपको मैंने एप्लीकेशंस बताई, कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद अपने को क्या करना पड़ता है? अपना केवाईसी करना पड़ता है। केवाईसी अपडेट करने की प्रोसेस को बोला जाता है नाउ योर कस्टमर केवाईसी। नाउ योर कस्टमर मतलब कंपनी क्या चाहती है? आपकी जानकारी रखना चाहती है, ये स्टोर करना चाहती है। इसे बोला जाता है केवाईसी अपडेशन। तो ये अपने को पहले स्टेप करना पड़ता है और उसके बाद अपने इनकी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं, जिसके अंदर अपने कई तरह की सर्विसेज काम में ले सकते हैं। जैसे पैसे को भेजना, पैसे का बैलेंस देखना, डीटीएच रिचार्ज या यूटिलिटी सर्विसेज को उपयोग में लेना, ऑनलाइन टिकट बुक या ऑनलाइन शॉपिंग्स, इन सब प्रकार की चीजों को काम में लिया जा सकता है। जा सकता है। जा सकता है। जा सकता है। अब बारी आती है। अब बारी आती है। यूपीआई। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई क्या चीज है? यूपीआई अपने पेमेंट ऐप के अंदर अपने को एक मिलती है यूपीआई आईडी, जिसकी सहायता से अपने डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने गूगल पे, फोन पे, ये जितनी भी अपने ऐप्स डालते हैं उनके अंदर अपनी एक प्रोफाइल के अंदर एक ऑटोमेटिक यूपीआई आईडी बनती है। उस आईडी की सहायता से अपने पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेमेंट ट्रांसफर इसमें जैसे आपको स्क्रीन में अभी आपको एक पीपीटी और दिखाऊंगा इस क्लास के बाद, उसके अंदर ऑप्शन स्क्रीन में थोड़ी प्रॉपर आपको शो करेंगी। जब अपने ऐप इंस्टॉल करते हैं तब अपने को क्या करना पड़ता है? दो तरह के पासवर्ड बनाने होते हैं। एक तो होता है ऐप पासवर्ड, ताकि आपकी एप्लीकेशन या जो प्लेटफॉर्म है उसे कोई भी ओपन ना करे। दूसरा होता है एम पिन, जिसे अपने पेमेंट जब ट्रांसफर करते हैं तब काम में लिया जाता है। जब अपने पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तब इसे काम में लिया जाता है एम पिन को। मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका पूरा नाम है एम पिन। ये अपना 6 डिजिट का अपने लगभग बनता है पिन, जो कि अपने पेमेंट जब अपने ट्रांजैक्शन करेंगे तब इसे एंटर करना होता है। इस डायग्राम में भीम ऐप का बताया गया कैसे ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए आपको मैं अलग से अभी पीपीटी दिखाऊंगा।
उसके अंदर अपने लेंगे। अब बारी आती है अपना यूएसएसडी। यूएसएसडी का मतलब है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। जैसे अपने मोबाइल पे बैलेंस चेक करते हैं मोबाइल का *123#, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? अपना यूएसएसडी प्रोसेस कहलाता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, जिसके अंदर अपने अलग अलग बैंकिंग के अंदर या अलग अलग एप्स के अंदर अपने को एक कोड दिया जाता है। उस कोड की सहायता से अपने बैलेंस की जानकारी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, इन सब की जानकारी अपने ले सकते हैं। अब आता है AEPS, आधार अनेबल्ड पेमेंट इंटरफेस। आधार अनेबल्ड पेमेंट इंटरफेस का मतलब है बिना डेबिट कार्ड, बिना क्रेडिट कार्ड के भी अपने पेमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। ई मित्रा के माध्यम से वहां पर अपने क्या कर सकते हैं? थंब की सहायता से अपने एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट ट्रांसफर की जाती है। AEPS, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जो कि अपने आधार कार्ड की सहायता से, बायोमेट्रिक की सहायता से अपने पेमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। निकाला भी जा सकता है पेमेंट और ट्रांसफर भी किया जा सकता है। अब अपने लेंगे पीपीटी की बारी। मैं अपने पीपीटी आपको थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं लिंक भेजूंगा, वो आप पेमेंट कैसे करते हैं वो आप देखना। तो स्क्रीन शेयर स्टॉप की है मैंने, दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। अब जो है आपके स्क्रीन शो हो रही होगी डिजिटल पेमेंट की, जिसके अंदर अभी आपको मैं पेमेंट ऐप की कौन कौन सी हैं, गूगल पे, फोन पे, ये सारी एप्स रहती हैं। और इसके अंदर अब आपका जो है वो है हाउ टू इंस्टॉल इन मोबाइल। अब सबसे पहले अपने को ये इंस्टॉल कहां पर होगी? ये इंस्टॉल होगी अपने उस मोबाइल में जिस मोबाइल में आपका नंबर कौन सा, जो आपके बैंक अकाउंट से अटैच्ड है, उस नंबर पर ये ऐप इंस्टॉल होती है। क्योंकि ये जीपीएस सिस्टम से चलती है, लाइव चलती है अपने ट्रैकिंग सिस्टम से, इसलिए ये अपने उसी मोबाइल पे इंस्टॉल होती है जिस मोबाइल में, या जो मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट से अटैच्ड होता है। ये नहीं है कि अकाउंट दूसरा है और मोबाइल नंबर दूसरा है, अपने लिंक कर लेंगे तो वो चीज अपने नहीं कर पाएंगे। आपके मोबाइल के अंदर और बैंक अकाउंट के अंदर दोनों का मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए। अब सबसे पहला गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद जब फर्स्ट स्क्रीन आएगी तब ये आएगी अपने, ये आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, आप उस ऐप को कौन सी लैंग्वेज में चलाएंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? मोबाइल नंबर एंटर करना है अपना, और उसके बाद ऐप लॉक सिलेक्ट करना है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ऐप लॉक इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका एप्लीकेशन को लॉक करेगा और दूसरा ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करेगा, सिक्योर करेगा। तो यहाँ पे आप अपना स्क्रीन लॉक या गूगल पिन कोई भी चूज कर सकते हैं, अपना लॉक बनाना पड़ेगा।
ताकि आपकी एप्लीकेशन को आपके दो अलावा कोई और ओपन ना करे। और इस प्रोसेस के अंदर क्या करता है, अपने को बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना होता है कि आपका कौन सा अकाउंट आप अटैच करना चाहते हो। वो इसलिए पूछता है कि कई बार क्या होता है, एक ही मोबाइल नंबर पे अपने क्या करते हैं, दो दो बैंक अकाउंट होते हैं, तब अपने बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से बैंक से अपने को अकाउंट सिलेक्ट करना है और कौन सा अकाउंट सिलेक्ट करना है। अब ये है पेमेंट कैसे करनी है, उसका इंटरफेस। ये नॉर्मली पे और रिसीव का बटन रहता है, जो कि पेमेंट को रिसीव और सेंड करने के लिए इजी रहता है। एज ए ब्लूटूथ यूज करते हैं अपने। अगर आपके पास कोई पेमेंट करना चाहता है जो आपके पास बैठा है, तो आप इन बटन की सहायता से पेमेंट सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। पे करेंगे तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीव बटन पर क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा, सर्च कर देगा कि आपके आसपास गूगल पे वाला बंदा कौन है जो यूज कर रहा है और उसका रिसीव बटन ऑन है। तो आप जैसे क्लिक करोगे तो उसको डायरेक्ट आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। और दूसरा, आप बाय मोबाइल नंबर, बाय क्यूआर कोड, बाय यूपीआई आईडी की सहायता से भी आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। और बाद में पेमेंट करने पे अपने को क्या मिल जाता है, स्क्रैच कार्ड भी मिल जाता है, जिसके सहायता अपने को कई बार कैशबैक भी अपने को इसमें मिलता है। और ये है अपना क्यूआर कोड और बार कोड। बार कोड जो है अपना प्रोडक्ट्स पे लगा रहता है, जो कि अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी उपलब्ध करवाता है। और क्यूआर कोड मोस्टली अपने अकाउंट इंफॉर्मेशन के लिए यूज में लिया जाता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो ये था अपना आज का टॉपिक,